गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स देखने वाले हैं। मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स क्या होता है? तो मैथमेटिक्स का खोज 6000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व किया गया था। मैथमेटिक्स का खोज 6000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व किया गया था। मैथमेटिक्स एक प्रकार का लैंग्वेज है जिसका प्रयोग हम लोग साइंस की भाषा को समझने के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज का खोज तब होता है जब उसकी जरूरत को समझा गया हो। जैसे अपना देश अभी कोविड-19 से परेशान है, तो पहले जरूरत को समझा गया, फिर उसके बाद वैक्सीन तैयार किया गया। उसी प्रकार नेचर को समझने के लिए बहुत कठिनाई होती थी, इसलिए एक लैंग्वेज का खोज किया गया, वही लैंग्वेज मैथमेटिक्स कहलाया। क्योंकि स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर फिजिक्स कहलाता है, और फिजिक्स की भाषा को समझने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही भाषा मैथमेटिक्स कहलाता है। तो आपसे पूछेगा कोई कि व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कि मैथमेटिक्स एक प्रकार का लैंग्वेज है, यह साइंस का डिपार्टमेंट नहीं है, यह आर्ट्स है। मैथमेटिक्स नेचर को समझने के लिए जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है वही लैंग्वेज मैथमेटिक्स कहलाता है। या हम बोलेंगे कि स्टडी ऑफ नेचर फिजिक्स कहलाता है, और फिजिक्स की भाषा को समझने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही भाषा मैथमेटिक्स कहलाता है। तो ये तो मैथमेटिक्स का डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स में इसका निर्माण कैसे किया गया। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का अगर ज्ञान है आपके पास, तो नंबर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर नंबर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मैथमेटिक्स नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले नंबर में 1 से 9 तक की संख्या का खोज किया गया। 1 से 9 डिजिट तक खोज किया गया। इसका कोई डिफिनीशन नहीं होता है, इसीलिए आप कोई बुक में इसका डिफिनीशन नहीं देखे होंगे। यह जो है नंबर एक सिंबल होता है जिसे कुछ मैथमेटिशियन सब मिल करके फिक्स कर दिए कि 1 ऐसे लिखा जाएगा, 2 ऐसे लिखा जाएगा, 3 ऐसे, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे पहले 9 तक की डिजिट खोज की गई। यह सिंबल होता है, इसे मैथमेटिशियन द्वारा फिक्स कर दिया गया। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा सोसाइटी रॉयल सोसाइटी कहा जाता है, जो लंदन में स्थित है। तो वहां के लोगों ने फिक्स किया कि 1 को ऐसे लिखा जाएगा, 2 ऐसे लिखा जाएगा, 3 ऐसे, इसी प्रकार 9 तक की संख्या को खोज किया गया। और एक मैथमेटिशियन आर्यभट्ट साहब आए, तो आर्यभट्ट साहब ने 0 का खोज किया। तो 0 को शामिल कर देने से यह डिजिट 10 हो गया। 10 डिजिट, इसीलिए इसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम इसका नाम डेसिमल नंबर सिस्टम रखा गया, दशमलव संख्या प्रणाली। क्योंकि इसमें 10 डिजिट है, और 10 डिजिट हो जाने से यह संख्या दशमलव संख्या प्रणाली कहलाया। आइए अब इस संख्या को हम नंबर लाइन पर समझेंगे। एक लाइन हमने ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स, नंबर लाइन पर समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे। जैसे
कोई भी शब्द अगर बोलते हैं हम तो मीनिंग लगाकर बोलते हैं, क्योंकि अगर रिफरेंस लगाकर बोलते हैं, रिफरेंस नहीं लगाकर बोलेंगे तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि बिना रिफरेंस बोला गया सेंटेंस मीनिंगलेस होता है। जैसे हम बोलेंगे कि हलई से जंदाहा की दूरी 10 किलोमीटर है। हलई से जंदाहा की दूरी 10 किलोमीटर है, तो यह आप जंदाहा नहीं जा पाइएगा, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम बोलेंगे हलई से जंदाहा की दूरी पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर है, तब आप जंदाहा पहुंच जाइएगा, क्योंकि हमने रिफरेंस लगा करके बोला है। जब हम बोले कि मेरा घर जंदाहा से 10 किलोमीटर है, तो आप मेरे घर पर नहीं आ पाइएगा। हम बोलेंगे कि मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर है, फिर भी आप मेरे घर पर नहीं पहुंच पाइएगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस हमने गलत बोला है, रिफरेंस कोई सेंटेंस में नहीं लगाए थे। तो जब भी बोलेंगे रिफरेंस लगा करके बोलेंगे। तो हमारा रिफरेंस पॉइंट क्या होगा कि हम बोले कि जंदाहा से मेरा घर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर है, तब मेरे घर पर आप आ जाइएगा, क्योंकि मेरा रिफरेंस पॉइंट जंदाहा हुआ और डायरेक्शन पूरब हुआ, तब आप घर पर आ सकते हैं। उसी प्रकार ये लाइन हमने ड्रॉ किया है, इसको एक रिफरेंस पॉइंट मानेंगे। ये रिफरेंस पॉइंट 0 हुआ। कोई भी दूरी रिफरेंस पॉइंट से ही मापी जाती है, यानी ओरिजिन से मापी जाती है, मूल बिंदु से मापी जाती है। कोई भी डिस्टेंस मूल बिंदु से मापी जाती है या ओरिजिन से मापी जाती है, वही ओरिजिन को हम लोग रिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे मेरा रिफरेंस पॉइंट 0 हुआ और 0 से हमें कोई दूरी मापा जाता है। जैसे अगर हम घर से बाइक लेकर निकलते हैं तो मेरा ऑडोमीटर का कांटा जो होता है 0 रहता है, और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाते हैं मेरा ऑडोमीटर का कांटा भी बढ़ते जाता है, डिस्टेंस भी बढ़ते जाता है। उसी प्रकार मेरा रेफरेंस पॉइंट 0 हुआ। अब नंबर को हमें इस रियल नंबर लाइन पर दर्शाना है, तो 1 होगा, उसके बाद 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार ये इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा। और इधर माइनस है, -1, -2, -3, -4, -5, और ये भी -इंफिनिटी तक जाएगा। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन अनंत होते हैं, डायरेक्शन अनंत होते हैं। जैसे थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बता देते हैं। इसको नॉर्थ मानते हैं, ये साउथ होता है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसके बीच में एक डायरेक्शन निकलेगा, ये ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। फिर उसी प्रकार इसके बीच में एक डायरेक्शन निकलेगा, तो ये नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। उसी प्रकार इधर से भी एक डायरेक्शन निकलेगा, तो ये वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट। उसी प्रकार इधर से निकलेगा तो ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट बोलते हैं। फिर इसके बीच से एक डायरेक्शन निकलेगा, इसके बीच से भी डायरेक्शन निकलेगा। ऐसे करके अनेक डायरेक्शन निकलता है, अनेक दिशाएं होती है। लेकिन ह्यूमन को समझाने के लिए डायरेक्शन 6 होता है, एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, लेफ्ट, राइट। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट दो डायरेक्शन, मुख्य रूप से 2 ही डायरेक्शन होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। तो इधर जो हुआ दाईं ओर यानी राइट डायरेक्शन, इधर हुआ लेफ्ट डायरेक्शन। दाईं ओर वाले संख्या हमेशा पॉजिटिव होता है और बाईं ओर की संख्या हमेशा निगेटिव होता है। अब यहाँ पर आपसे कोई पूछेगा कि 1 और 2 संख्याएं के बीच में कितनी संख्याएं आप होगा, तो आप इसका जवाब अनंत संख्याएं होगा ये बताइएगा, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच में अनेक संख्या होती है। जैसे 1.1
1.2, 1.3, कोई बोलेगा 1.01, कोई बोलेगा 1.001। इसी प्रकार दो संख्याओं के बीच की संख्या बताना संभव नहीं है, अनगिनत संख्या होता है। या आपसे कोई प्रश्न कर दे कि एक के बाद की संख्या क्या होगी, फिर भी आप नहीं बता पाइएगा, क्योंकि एक के बाद की संख्या 2 नहीं होगा। अधिकतर बच्चे इसका जवाब 2 दे देते हैं, जो कि गलत माना जाता है। एक की बाद की संख्या 2 नहीं होगा, क्योंकि एक की बाद की संख्या कोई बच्चा हो सकता है बोलेगा 1.01, कोई कहेगा नहीं सर 1.001, कोई कहेगा 1.2 होगा, कोई कहेगा 1.02 होगा। इसी प्रकार इसके बीच में अनेक संख्याएं आता है, तो ये संभव नहीं है बताना। तो एक की बाद की संख्या या एक की पहले की संख्या हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दो संख्याओं के बीच की संख्या अनगिनत संख्या होती है। इसीलिए आपसे जब आगे पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन या 8 क्लास में एक क्वेश्चन आया होगा कि दो संख्याओं के बीच की 5 परिमेय संख्या बताएं, 4 परिमेय संख्या बताएं। ऐसा क्वेश्चन 8 में, 7 और 9 में तो पढ़ना ही है। तो हम बताएंगे कि दो संख्याओं के बीच में अनगिनत संख्या होता है, यानी एक संख्या की बाद की संख्या या उसके पहले की संख्या बताना संभव नहीं है। अब हम इसे मिटाते हैं और फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये मेरा रियल नंबर लाइन है, 1 2 3 4 5 6 प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। स्टूडेंट्स, तो हम बता रहे थे कि दो संख्याओं के बीच में अनगिनत संख्याएं होती है। अब इस संख्याओं को कुछ भागों में बांटा गया है। पहले हम लोग इसका भाग देख लेते हैं, फिर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में भी समझेंगे। तो इन संख्याओं को कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला भाग आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो नेचर द्वारा जो चीज हमें प्राप्त हुआ है वो नेचुरल चीज यानी प्राकृतिक कहलाता है। जैसे नेचर से हमें माउंटेन मिला, पर्वत, पहाड़, मून, अर्थ, सन, ये सब हमें नेचर से प्राप्त हुआ है, न कि मानव ने इसका आविष्कार किया है। तो नेचर से जो संख्या प्राप्त होगा वही संख्या नेचुरल संख्या कहलाता है। जैसे एक जो वैसा बालक लीजिए, अबोध बालक, जिसके पास कोई नंबर का ज्ञान नहीं हो, और वैसे बच्चे से आप पूछेंगे कि काउंटिंग करो, तो वो बच्चे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार। या आप कोई जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, अनएजुकेशनल हैं, उनसे आप पूछेंगे कि आप काउंटिंग कीजिए, तो वो भी गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार करेगा। लेकिन जब आप कोई पढ़े लिखे व्यक्ति से, जिसके पास नंबर का ज्ञान होगा, उससे जब काउंटिंग करने के लिए कहेंगे तो वो हो सकता है 2 4 6 8 10 ऐसे काउंटिंग कर देगा, या 4 8 16 20 24 ऐसे भी कर सकता है। क्योंकि गिनती का डिफिनीशन होता है, गिनती दो संख्याओं
दो संख्याओं के बीच बराबर अंतराल पर बोली गई संख्या गिनती कहलाता है। गिनती कहलाता है। यानी कोई संख्या हम बोल रहे हैं, अब बराबर अंतराल पर बोल रहे हैं, तो वो हमें गिनती कहलाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 ... क्योंकि 2 और 1 का अंतराल 1 होता है, 3 और 2 का अंतर 1 होता है, 4 और 3 का अंतर 1 होता है। बराबर अंतराल पर ये बोला गया संख्या है, तो ये गिनती कहलाएगा। 2 4 6 8 10 ... ये गिनती कहलाएगा, क्योंकि बराबर अंतराल पर ये भी संख्या बोला गया है। 2 का अंतराल पर ये संख्या चल रहा है। इसी प्रकार -1 -2 -3 -4 -5, इसका भी अंतराल, दोनों का अंतर बराबर है। इसका अंतर और इसके अंतर के बराबर है। ये भी बराबर अंतराल पर बोला गया संख्या है, तो ये भी संख्या गिनती कहलाएगा। लेकिन ये संख्या नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये संख्या नेचर से प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कोई जो व्यक्ति अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, सभी काउंटिंग जो करेंगे 1 से शुरू करते हैं। यानी हमें शुरू से मम्मी पापा भी 1 से काउंटिंग करना सिखाए हैं। तो 1 से जो काउंटिंग किया जाता है वही संख्या नेचुरल नंबर कहलाता है। और या शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि नेचर से जो भी चीज हमें मिला है वो पॉजिटिव ही मिला है, निगेटिव नहीं मिला है। निगेटिव मानव लोग जो आविष्कार करते हैं उसमें निगेटिव पाया जाता है, न कि नेचर से मिलने वाला संख्या या नेचर से मिलने वाला सामान निगेटिव होता है। तो नेचर से जो भी चीज दुनिया में मिला है वो पॉजिटिव ही है, निगेटिव नहीं है। इसीलिए हम लोग प्राकृत संख्या का डिफिनीशन जो बच्चे में पढ़े थे या सर लोग सिखाते हैं वो गलत हो जाता है। हम जो आज लिखाएंगे या बताएंगे ये डिफिनीशन आप याद रखेंगे। या आपसे पूछेगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, क्योंकि गलती हो जाएगा। हमने अभी बताया कि सारे गिनती की संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। गिनती दो संख्याओं के बीच बराबर अंतराल पर बोली गई संख्या गिनती कहलाती है। बोली गई संख्या गिनती कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 -1 -2 -3 ये सब गिनती है। लेकिन क्या ये सभी नेचुरल नंबर है? तो नहीं। तो यहाँ पर एक शब्द हम जोड़ेंगे, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, साधारण गिनती की संख्या। साधारण शब्द सिर्फ यहाँ पर जोड़ेंगे, साधारण। क्या जोड़ेंगे? साधारण। साधारण गिनती की संख्या, गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। साधारण गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। क्योंकि साधारण गिनती, साधारण शब्द का मतलब होता है, क्योंकि हम लोग शुरू से या मम्मी पापा अबोध बच्चा को 1 से गिनती करना सिखाते हैं कि बोलो बाबू 1 2 3 4, इसीलिए उसे साधारण गिनती बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति गिन सकता है, तो वो साधारण गिनती होता है। तो साधारण गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। अब हम इसे मिटाते हैं और फिर इसके बारे में आगे बताते हैं। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर में पहला लेटर n है, इसीलिए इसे हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में पहला लेटर n है, इसीलिए इसे n से सूचित करते हैं। तो n बराबर 1 2 3 4 5 6 ... ये फ्री का ...
3 को दीजिएगा, 3 से ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि 3 का मतलब होता है कि ये जो संख्या है आगे इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आता है दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अंग्रेजी इसका होता है होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। स्टूडेंट्स, आप जानते होइएगा कि पूर्ण संख्या का डिफिनीशन या कोई बुक में देखे होंगे कि लिखा हुआ होगा कि 0 सहित गिनती की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 सहित गिनती की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, जो कि गलत है। 0 सहित गिनती की संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्या के समुच्चय में 0 को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। यानी इसका डिफिनीशन लिखेंगे, प्राकृत संख्या के समूह में या समुच्चय में 0 को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या के समुच्चय में या समूह में 0 को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। इसे हम लोग W से सूचित करते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या का अंग्रेजी होल नंबर होता है और होल नंबर में पहला लेटर W है, इसीलिए हम इसे W से सूचित करते हैं। तो W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ये होल नंबर हुआ। अब इसके बाद जो आता है इंटीजर, पूर्णांक संख्या, तो अब इसे स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे या समझ में लगता होगा कि हाँ समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और अच्छा से अच्छा वीडियो जब हम बनाकर अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम इसे मिटाते हैं और अगला देखते हैं क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर के बारे में जानेंगे। इंटीजर, इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक। इंटीजर। स्टूडेंट्स, इंटीजर कुछ बच्चे बताते हैं कि गिनती की संख्या में माइनस लगा देने से इंटीजर का निर्माण होता है, या कोई बोलता है कि नेचुरल नंबर में माइनस लगा देने से पूर्णांक का निर्माण हो जाता है, या तमाम धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या इंटीजर कहलाता है। तो संख्या तमाम सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाता है। तो एक बात बताइए, -1/2 ये तो संख्या है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। ये तो संख्या है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इसीलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या इंटीजर कहलाता है। हम बोलेंगे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक रूप को पूर्णांक संख्या कहेंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे
कि प्राकृत संख्या का ऋणात्मक पूर्ण संख्या या ऋणात्मक प्राकृत संख्या पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या पूर्णांक कहलाता है। फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होता है। प्राकृत संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होता है। प्राकृत संख्या के ऋणात्मक रूप लगा देंगे। प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप पूर्णांक संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक रूप को हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे। या आप इसका डिफिनीशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या का समुच्चय और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक रूप का समुच्चय को शामिल कर देने से जो परिवार बनता है वही परिवार पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे हम I या Z से सूचित करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से चलेगा -2 -1 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये भी कहां तक चलाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। स्टूडेंट्स, इंटीजर में पहला लेटर I है, इसीलिए इसे I से सूचित करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सर इंटीजर में I था तो I से सूचित करते हैं, लेकिन ये Z क्या है? Z से क्यों इसको सूचित करते हैं? इसे I या Z से सूचित किया जाता है। तो I तो समझ में आया कि इंटीजर का पहला अक्षर I है, लेकिन Z से क्यों सूचित करते हैं? तो मैथमेटिक्स में जर्मन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैथमेटिक्स में जर्मन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए हम इसे जेड से सूचित करते हैं। क्योंकि जर्मनी के लोग काउंट को जर्मन भाषा में जेहलीन बोलते थे। जर्मनी के लोग या जर्मन भाषा में काउंट को जेहलीन बोला जाता है, जेहलीन। इसीलिए हम इसे जेड से सूचित करते हैं। हम एक एक डाउट आपको क्लियर कराते चलेंगे, आप टेंशन ना लें, बहुत बेहतर ढंग से हम बताएंगे। वीडियो में बने रहें, शुरू से अंत तक बार बार लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि ये 9th क्लास का मेरा फर्स्ट लेक्चर है और आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए तब आप वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक मिले। आपका लाइक हमें मोटिवेशन देगा ताकि हम बेहतर से बेहतर और वीडियो अपलोड करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको और आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, जर्मनी के लोगों का मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए जर्मन लोग जर्मनी भाषा में काउंट को जेहलीन बोलते थे, इसीलिए हम इसे पूर्णांक को जेड से सूचित करते हैं। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो इसका डिफिनीशन तो जानते ही होंगे और हम भी बता रहे हैं। परिमेय संख्या वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, या वैसा संख्या जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो वो संख्या रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहलाती है। वैसा संख्या जिसे या जो P/Q के रूप में हो जहां P और Q एक पूर्णांक हो तथा Q not equal to 0
क्यू 0 के बराबर नहीं हो तब वह वैसा संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, जहां p और q एक पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो p बटा क्यू के रूप में लिखा रहे। p बटा क्यू का मतलब जिसमें न्यूमरेटर हो, अंश हो और हर हो, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। वैसा संख्या जिसमें p बटा क्यू के रूप में हो, p बटा क्यू के रूप के जैसा हो, जैसे 2/3, 3/4, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब हम समझेंगे कि q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, p अपॉन q है, तो p अंश में है और q हर में है। p पूर्णांक हो तो पूर्णांक के देखिए ये जो सेट है, पूर्णांक का सेट है, इसमें से कोई भी संख्या ले सकते हैं हम। जैसे माइनस वाला लेंगे तो -2 और बटा में 3 लिख सकते हैं, q का मान 3 रख सकते हैं। या आप दोनों माइनस वाला संख्या रखना चाहेंगे तो -2 बटा -3, या आप 2/3 दोनों प्लस रखेंगे, या आप 0/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि p और q पूर्णांक है, अपूर्णांक के घर में तो 0 भी है। लेकिन हम 4/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि q के जगह पर 0 नहीं लिखेंगे, q के जगह पर 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लगता है कि दिखाई नहीं देता होगा, तो फिर हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं मिटा के। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल कि p और q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो, तो जब p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, तो p के जगह पर हम इस पूर्णांक के समुच्चय में से संख्या लिख सकते हैं, q के जगह पर भी पूर्णांक के सेट में से हम संख्या को रख सकते हैं। जैसे 2/3, तो 2 जो है पूर्णांक के सेट में है, पूर्णांक के सेट में 2 है और 3 भी है, तो 2/3 हो गया, ये मेरा रेशनल नंबर होगा। माइनस वाला लेते हैं तो -2/3, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि -2 पूर्णांक है, -2 पूर्णांक है, तो p के जगह पर -2 रखे, तब p के जगह पर -2, तो ये पूर्णांक है। 3 भी पूर्णांक है, क्योंकि q के जगह पर हम पूर्णांक के रखना है, p भी पूर्णांक और q भी पूर्णांक। आप 2/0, 0/2 लिख सकते हैं, क्योंकि p पूर्णांक है और पूर्णांक के समुच्चय में 0 आता है, तो 0 लिख लेंगे। लेकिन हम 2/0 नहीं लिख सकते हैं, 2/0 नहीं लिख सकते हैं, 2/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, q के स्थान पर आप 0 नहीं रखेंगे। q पूर्णांक है, q के जगह पर हम माइनस लगा सकते हैं, माइनस रख सकते हैं, लेकिन q के जगह पर 0 नहीं रखेंगे। 0 के छोड़ करके ये पूर्णांक के समुच्चय का सभी संख्या आ जाएगा, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में हो जाने से इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम समझाना क्या चाहते हैं कि 0 डिनोमिनेटर से हो जाने पर इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 लगा देने से इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, और संख्या रेखा पर जो भी संख्या हमें पढ़ना है, वो जो संख्या रेखा पर होगा उसी के बारे में हमें पढ़ना है। और इन्फिनिटी जो होता है संख्या रेखा से बाहर होता है, इन्फिनिटी संख्या रेखा से बाहर होता है, इन्फिनिटी संख्या रेखा से बाहर होता है। और हमें जो स्टडी करना है मैथमेटिक्स में, वो संख्या रेखा पर का जितना नंबर आता है उसी नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डिनोमिनेटर में 0 लगा देने से इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी संख्या रेखा से बाहर होता है, इसलिए हम इसका
प्रयोग नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखेंगे। इसीलिए किताब में ये कंडीशन लगा दिया जाता है। तो ये कंडीशन देखकर घबराना नहीं, समझेंगे कि क्यू की जगह पर 0 नहीं लिखना है। अब हम थोड़ा ऊपर से मिटाते हैं पूर्णांक संख्या को और एग्जाम्पल देंगे रेशनल नंबर को। हाँ स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर परिमेय संख्या का अंग्रेजी नाम रेशनल नंबर होता है और इसे हम R से डिनोट नहीं करेंगे, इसे Q से सूचित किया जाता है, Q से डिनोट किया जाता है। माइनस एग्जाम्पल जैसे डॉट डॉट माइनस 2/3 माइनस 3/4 0 1 2 3/4। इस प्रकार ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। या आप लिख सकते हैं इसको कि P/Q का रूप के जो संख्या होगा, P/Q के रूप का जो संख्या होगा वो संख्या रेशनल नंबर कहलाएगा। परिमेय संख्या जो बट्टा के रूप में होगा परिमेय संख्या कहलाएगा। अब इधर वाले जो संख्या है 1 2, क्या रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 ये सारे संख्या रेशनल नंबर परिमेय संख्या नहीं है, ये सब नेचुरल नंबर है। ये सभी संख्या जो हमने लिखा है 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है, लेकिन हम इसे रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। ये रेशनल नंबर के रूप में अभी नहीं है, ये नेचुरल नंबर के रूप में है, हम इसे रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/1 रेशनल नंबर हो गया, 2/1 रेशनल नंबर हो गया, 3/1 रेशनल नंबर हो गया, 4/1 रेशनल नंबर हो गया। तो ये रेशनल नंबर के टर्म में नहीं है, ये नेचुरल नंबर है। रेशनल नंबर के टर्म में हम इसे बना सकते हैं 1 से डिवाइड करके, क्योंकि रेशनल नंबर का डिफिनीशन होता है वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक हो, रेशनल नंबर कहलाता है। अब यहाँ पर आपके मन में ये डाउट आया होगा कि सर नेचुरल नंबर को n से सूचित किए, क्योंकि नेचुरल नंबर का पहला अक्षर n था। आप होल नंबर में w से सूचित किए, क्योंकि होल नंबर का पहला अक्षर w था। लेकिन पूर्णांक में भी आप i से सूचित किए, क्योंकि पूर्णांक का इंटीजर होता है, इंटीजर का पहला लेटर i होता है। लेकिन रेशनल नंबर परिमेय संख्या में पहला अक्षर r है, रेशनल नंबर का पहला लेटर r है, लेकिन आप इसे q से डिनोट करते हैं, q से सूचित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में हम अब बताएंगे। स्टूडेंट्स, Q बराबर होता है P/Q और ऊपर में जो होता है P जो होता है ये अंश हुआ और ये हर होता है। अब हम भाग का 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 20 में हम बोलेंगे 4 से भाग कीजिए, तो आप बोलेंगे 4 पंचे 20 और इसे काट दीजिएगा। ये जो 20 है जिसमें आपने भाग दिया है ये आपका भाज्य कहलाता है, ये भाज्य कहलाता है। जिससे आप भाग दिए हैं ये भाजक कहलाता है, ये भाजक कहलाता है। जो संख्या में आपने भाग दिया वो भाज्य कहलाता है, जो संख्या से आप भाग दिए वो भाजक कहलाता है, और जो मेरा आंसर आता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं। अब थोड़ा इसका अंग्रेजी नाम जान लेते हैं। भागफल का अंग्रेजी कोशिएंट होता है, QUENTIENT, कोशिएंट होता है। और ये शेषफल आता है, जो कि अभी यहाँ पे 0 है शेषफल, तो शेषफल जिसका अंग्रेजी रिमाइंडर होता है। इसको डिविडेंड बोलेंगे। ये डिवीजर हो गया, ये डिवीजर हो गया, डिवीजर, ये हो गया डिविडेंड। जिससे भाग देते हैं डिवीजर कहलाता है, जिसमें भाग देते हैं डिविडेंड कहलाता है, और जो मेरा आंसर आता है वो
कोशिएंट कहलाता है, भागफल कहलाता है। शेष जो मेरा आता है वो शेष को शेषफल जिसका अंग्रेजी रिमाइंडर होता है। तो एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड साहब। तो यूक्लिड साहब ने एक फॉर्मूला दिया कि भाग को जांचने का फॉर्मूला। यूक्लिड साहब ने एक शर्त दिया जो भाग को हम जांच सकते हैं कि ये भाग जो हम भाग किए हैं ये सही है कि गलत है। तो उन्होंने बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। हम अंग्रेजी में भी लिख देते हैं कि डिविडेंड बराबर कोशिएंट गुने डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ये मेरा भाजक था, डिवीजर था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर रिमाइंडर जो मेरा है ये 0 आया है। रिमाइंडर जो आया है 0 आया है। हमने बोला था कि 2 एग्जाम्पल लेंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे 2 से कहेगा 5 में भाग देने के लिए, तो हम लगाएंगे 2 दूना 4, 1 कम 1, फिर दशमलव 0, 2 पंचे 10। तो इसका जो भागफल निकला ये 2.5 हुआ। या कोई विद्यार्थी यहीं पर शेषफल छोड़ देगा या कोई दशमलव के बाद काट देता है। अब भाज्य बराबर यूक्लिड साहब ने एक फॉर्मूला दिया था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। डिविडेंड बराबर कोशिएंट गुने डिवीजर प्लस रिमाइंडर। तो कोशिएंट जो मेरा है यहाँ पे 5 आया है और 4 जो है डिवीजर है और 20 जो है डिविडेंड है और रिमाइंडर क्या है 0 है। तो हम इसे एक लाइन और बढ़ाते हैं। डिविडेंड बराबर कोशिएंट गुने डिवीजर स्टूडेंट्स, और रिमाइंडर मेरा 0 है तो 0 लिख देंगे। तो 0 को जब इधर लाएंगे तो इक्वेशन के नियम से जब मेरा प्लस में 0 इधर आएगा तो माइनस में 0 हो जाएगा। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। कोई संख्या में अगर आप 0 जोड़ेंगे या 0 को घटाएंगे तो संख्या में कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब हम ये डिवीजर को इधर लाते हैं कोशिएंट निकालने के लिए। तो डिवीजर इधर आएगा तो डिविडेंड अपॉन डिवीजर हो जाएगा बराबर कोशिएंट। इक्वेशन के नियम से कोशिएंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि P में हम Q से भाग दे रहे हैं। जैसे 20/4 का मतलब हुआ कि 20 में आप 4 से भाग दे रहे हैं। 20 में आप 4 से भाग दे रहे हैं। उसी प्रकार P/Q का मतलब होता है कि P में आप Q से भाग दे रहे हैं। P में आप Q से भाग दे रहे हैं। तो P में जब Q से भाग दे रहे हैं, Q बराबर P/Q, तो ये P जो है ये P मेरा डिविडेंड कहलाएगा। जैसे 20/4 था तो 20 में हम भाग दिए थे 4 से, तो 20 मेरा डिविडेंड कहलाया और 4 डिवीजर। उसी प्रकार P/Q है तो P डिविडेंड हो जाएगा और Q जो है ये कोशिएंट हो जाएगा। Q जो है ये डिवीजर हो जाएगा। तो डिविडेंड में डिवीजर से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? डिविडेंड में यानी भाज्य में, हिंदी में लिख देते हैं, भाज्य में भाजक से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो भाज्य में भाजक से भाग देते हैं तो भागफल प्राप्त होता है। भाज्य में यानी डिविडेंड में डिवीजर से भाग देते हैं तो कोशिएंट प्राप्त होता है। यही
जो प्राप्त हुआ इधर भागफल प्राप्त होगा। इधर जो प्राप्त हुआ है भागफल यानी कोशिएंट भागफल, भाज्य में हम भाजक से भाग दिए तो भागफल निकला, और भागफल का अंग्रेजी कोशिएंट होता है। भागफल का अंग्रेजी कोशिएंट होता है, और कोशिएंट का पहला लेटर क्यू होता है, इसीलिए हम इसे क्यू से सूचित करते हैं। तो रेशनल नंबर को हम क्यू से सूचित करते हैं। तो हमने बताया रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है, और उसे हम q से सूचित करते हैं, क्योंकि q बराबर होता है p बटा q। p में q से भाग देते हैं, तो p में भाग दिए तो p हो जाएगा भाज्य, भाज्य का अंग्रेजी डिविडेंड, q से भाग दिए तो डिवीजर, ये हो गया भाजक, और जो मेरा आंसर आया वो भागफल। तो आंसर जो आएगा वो कोशिएंट भागफल, भागफल का अंग्रेजी कोशिएंट होता है, और कोशिएंट का पहला अक्षर क्यू होता है, इसीलिए हम इसे क्यू से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास इतना ही पर हम स्टॉप कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ताकि फिर हम आए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें। गुड बाय।